बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। अब हमने वही कंट्रोल वॉल्यूम लेना है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम लिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर अब हमने अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसके ऊपर अप्लाई करना है और हमने कंजर्वेशन ऑफ इसके फाइनल फॉर्म निकाल ली है। जैसे हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास इन हो रहा है उतना ही मास आउट हो, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन इक्वेशन। एंड व्हाट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का फिजिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेट ऑफ, इसकी अब डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब आप सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या सर ने पता नहीं केड़ी एक बला चीज़ लिख देती है जिदा मतलब पता ही नहीं चल रहा है जिसका कि ये क्या है, इसका फ़िज़िकल मतलब क्या। आसान अल्फाज में बताऊं तो फ्लूइड के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ इन फ्लूइड के अंदर हमने निकालना है। न्यूटन सेकंड लॉ इन फ्लूइड के अंदर हमने, जब हम F इज इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, तो हम कहेंगे कि जी हमारा जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें जैसे उसमें ये होता है कि मास इन बराबर हो मास आउट के, तो हम कहते थे कि हमारा जो मोमेंटम है वो अपना जो मास है वो कंजर्व रह रहा है। व्हाट अबाउट दिस? हम ये कहेंगे कि जितनी फोर्स लगाई उस मास के अंदर क्या उतनी ही एक्सेलरेशन आई, उतनी मोशन आई। तो जितनी फोर्स हम लगा रहे हैं अगर उतनी ही मोशन उसके अंदर आ रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारा मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक पंखा चलाता हूँ तो जितनी फोर्स लगी अगर पंखे के अंदर रोटेशन भी उतनी आती है, या एक बॉडी को, लेट्स सपोज ये पेंसिल है, इसको मैं धक्का लगाता हूँ तो फोर्स लगाने से जितनी उसके अंदर मोशन आई है दैट मोशन इज़ न्यूटन सेकंड लॉ, और ये न्यूटन सेकंड लॉ इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब यहाँ से F इज इक्वल टू m से लीनियर मोमेंटम कैसे, मतलब इसको देखें ना, ये हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू, मैं एक्सलेशन को VF माइनस VI डिवाइड बाई T लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई T। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये जो चीज़ है कि जितनी मैंने फोर्स लगाई उतनी ही मोशन आ जाए तो मैं कहूँगा कि मेरा मोमेंटम कंजर्व है। अगर वो नहीं आती तो मैं कहूँगा कि मेरा मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और उसके लिए मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी F इज इक्वल टू ma। अब प्रॉब्लम ये है कि F इज इक्वल टू ma तो हमारे पास है F इज इक्वल टू ma, तो उसको हम इसके ऊपर अप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए कि दिस बिलोंग्स टू वन पार्टिकल, जिसमें हम एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं dv/dt करके, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट फ्लूइड के अंदर हम एक्सेलरेशन को ऐसे तो नहीं डिफाइन कर सकते। तो इन फ्लूइड ये एक FM1 का कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं रिवाइज करवा दूं। इन फ्लूइड how can we define acceleration, ठीक है। वेलोसिटी को कैसे किया था हमने, उसको कह दिया था uv और w कंपोनेंट में हम इसको ले गए। अब एक्सेलरेशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं इसको? एक्सेलरेशन के लिए मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन जो मेरे पास है वो मतलब सिंगल वेरिएबल में था dv/dt ना, तो मैं कहता हूँ कि चूँकि ऑयलेरियन अप्रोच के अंदर फ्लूइड को मॉडल करने वाली जो अप्रोच होती है वो ऑयलेरियन होती है। तो ऑयलेरियन में 3 स्पेस के होते हैं,
ठीक है, और एक टाइम का होता है वेरिएशन, ठीक है, 3 स्पेस के और एक टाइम का। तो मैं इसको लिखने के लिए ऐसे कर लेता हूँ कि मैं dv/dt प्लस 4 मरतबा लिख लेता हूँ, dt प्लस v/t प्लस पार्शल v/पार्शल t, ठीक है। इसको मैंने कितनी मरतबा लिख लिया, 4 मरतबा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पार्शल v/पार्शल t प्लस आइलेरियन में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस इसको मैंने डेल्टा x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पार्शल v/पार्शल t से, प्लस इसको भी मैंने डेल्टा y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने डेल्टा w से और डेल्टा w से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब चूँकि ये 3 है तो इन तीनों को मैं ठीक है, ये जस्ट v, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इनकी मैं शफलिंग कर देता हूँ। ये कौन सा मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, दिस इज FM1, ठीक है, FM1। इस चीज़ को आपने डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं करना, इसकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी ना वो आपने इंक्लूड करनी है इसके अंदर। तो पार्शल v/पार्शल t प्लस इनकी शफल कर लूँ तो डेल्टा x डेल्टा t इधर आ जाए, ठीक है, तो पार्शल v/पार्शल x आ गया, प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा t पार्शल v/पार्शल y आ गया, प्लस डेल्टा w/डेल्टा t पार्शल v/पार्शल t आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब पार्शल v/पार्शल t प्लस व्हाट इज दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, दिस इज u पार्शल v/पार्शल x, प्लस व्हाट इज दिस, rate of change of displacement in y direction, this is v velocity component partial v/partial y, plus rate of change of displacement in w direction, तो this is w velocity component बन गया। पता है ना ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है। अब ये x डायरेक्शन में तो इसलिए इसका ये x कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, ये y में है तो इसका y आ गया, ये w है तो ये w में आ गया, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर यही एक्सेलरेशन, अब ये v जेनेरिक वेक्टर है, अगर इसको मैं एक्सेलरेशन है ना, तो अब ज़ाहिरी बात है कि फ्लूइड के अंदर एक्सेलरेशन एक डायमेंशन में तो नहीं आएगा। अगर एक में आता तो फिर तो रोला ही नहीं था किसी भी चीज़ का। अब अगर ये तीनों डायमेंशन में आएगा तो मुझे ax, ay और az तीनों डायमेंशन में इसकी जो इक्वेशंस हैं वो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि ax किसके बराबर होगा, पार्शल u, अब x है ना तो u कंपोनेंट आएगा, पार्शल t प्लस u पार्शल u/पार्शल x प्लस v पार्शल u/पार्शल y। ये देखिए ये कांस्टेंट है तो ये बाहर है, इसलिए ये कांस्टेंट सेम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने गौर किया होगा कि जब मैंने x लिखा तो पार्शल के आगे जो वेरिएशन है वो सारों में u आ गया, ठीक है, सारों में क्या आ गया, u आ गया। इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x क्या बताएगी, एक्सेलरेशन इन x। सिमिलरली y में क्या होगा, पार्शल v/पार्शल t आ जाएगा, प्लस u पार्शल v, अब हर जगह पे v आएगा, v पार्शल v/पार्शल x पार्शल y, सॉरी w पार्शल v/पार्शल t। सिमिलरली w में पार्शल w/पार्शल t प्लस u पार्शल w/पार्शल x प्लस v पार्शल w/पार्शल y प्लस w पार्शल w/पार्शल z, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर इस चीज़ को मैंने एक डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ax इज इक्वल टू du वेक्टर बाई dt। इसका क्या मतलब है कि बड़े डी का मतलब है कि इसमें अंडरस्टूड है कि उसमें टाइम प्लस स्पेस वाली टर्म्स आएंगी। अंडरस्टूड क्या है कि उसमें टाइम प्लस स्पेस वाली टर्म आएंगी। सिमिलरली ए वाई किसके बराबर आ गया, डी वी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, और ए जी किसके बराबर आ गया, डी डब्ल्यू वेक्टर बाई डी टी के। ओके, समझ लग गई बात की कि ये तीनों हमारे पास
कंपोनेंट्स आ गए। अब ये तो था F1 का कॉन्सेप्ट कि मैं एक्सेलरेशन को जब मैं du/dt लिखूंगा तो उसके पीछे ये वाली इक्वेशन होगी कि उसमें टाइम प्लस स्पेस वाली वेरिएशंस आएंगी। समझ लगी? तो अब कम टू द पॉइंट, हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ इसके ऊपर अप्लाई करना है तो ये मेरा जो एक्सेलरेशन है ये फ्लूइड के अंदर कैसे डिफाइन होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F = mdv/dt, और बड़ा डी लिख दिया तो अब ये अंडरस्टूड है कि इसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों ही आ रहे हैं, टाइम प्लस स्पेस दोनों आ रहे हैं। ठीक हो गया? अब फ्लूइड का जो मास है वो हम मास तो नहीं लेते, हम मास फ्लो रेट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ρdv की फॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया? ρdv, ये मास का भी मसला हल हो गया कि जब हम फ्लूइड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मास ρdv की फॉर्म में आ जाएगा, एक्सेलरेशन dv/dt की फॉर्म में आ जाएगा। व्हाट अबाउट फोर्स? जब हम फ्लूइड की बात करते हैं ना, तो फ्लूइड में जो फोर्स होती है ना वो हमारी दो तरह की होती है, एक बॉडी फोर्स प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिग्मा F = ये, एक बॉडी फोर्स प्लस एक सरफेस फोर्स, एक बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? बॉडी फोर्स क्या होती है? बॉडी फोर्स होती है जो वो फोर्स विच एक्ट्स ऑन ओवरऑल वॉल्यूम। F सरफेस कौन सी होती है? विच एक्ट्स ऑन सरफेस। ठीक है, जो किसी एरिया पे लगती है वो होती है हमारे पास सरफेस फोर्स, जो वॉल्यूम पे लगती है वो हमारे पास होती है बॉडी फोर्स। अब फॉर एग्जांपल बॉडी फोर्स क्या होगी? जो आपकी ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी अब एक बॉडी के ऊपर हर तरफ से लग रही होगी ना, तो वो होगी हमारी बॉडी फोर्स। सरफेस फोर्स क्या होगी? जो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया ना। तो ये जो एरिया है ये पर यूनिट एरिया में डिफाइन कर रहा है कि प्रेशर इज़ अ सरफेस फोर्स, प्रेशर इज़ अ सरफेस फोर्स। ठीक है, अब प्रेशर हमारी सरफेस फोर्स है, ग्रेविटी हमारी बॉडी फोर्स है। अच्छा, ज़रा सोचें थोड़ा सा कि हमारी जो है, क्या कहते हैं उसको, सरफेस फोर्स है, वो प्रेशर के अलावा कोई और भी होती है? एग्जैक्टली, स्ट्रेस होती है हमारी। क्या होती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस के अब दो कंपोनेंट हैं, वन इज़ नॉर्मल, दूसरी शीयर। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। और शीयर को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं? शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब तीनों के नीचे एरिया आ रहा है, तो इसलिए हमारी जो फोर्स होगी वो ना सरफेस फोर्स होगी। सरफेस फोर्स में या तो प्रेशर आ सकती है, या नॉर्मल फोर्स आ सकती है, या शेयर फोर्स आ सकती है। और जबकि बॉडी फोर्स में क्या चीज़ आती है? ग्रेविटी फोर्स, जो इस चीज़ के ऊपर लगती है। तो इन शॉर्ट ये कि जब हम फ्लूइड के ऊपर जब अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट होगा कि उसके ऊपर फोर्स जो है वो दो फोर्स आ जाएंगी, बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स। मास जो है वो ρdv में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है वो इस चीज़ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जब हमने सेकंड लॉ अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया F बॉडी प्लस F सरफेस इज इक्वल टू F ρdv इंटू d v वेक्टर प्लस d t वेक्टर। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। अब इसकी स्टोरी ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करने के लिए सबसे पहले आया ऑयलर्स। ऑयलर्स ने सिग्मा F = ma अप्लाई किया, किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर। F = ma अप्लाई किया, लेकिन उसने जो अजम्पशन ली, उसने ये अजम्पशन ली, एक तो उसने फ्लूइड अपना क्या कहते हैं, एक तो उसने ये अजम्पशन ली कि जो फ्लूइड है उसके ऊपर जस्ट नॉर्मल फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स, दैट इज़ प्रेशर।
प्रेशर नॉर्मल होता है ना। तो उसने ये कहा कि आयलर ने ये कहा कि जब उसने F = ma लगाया ना, तो उसने कहा कि फोर्स जो थी बॉडी फोर्स भी लग रही थी, लेकिन सरफेस फोर्स में सिर्फ प्रेशर फोर्स लग रही थी। जबकि ऐसा तो नहीं होता ना, जब एक फ्लूइड मूव करता है तो उसमें शेयर स्ट्रेसेस भी होती हैं, तो उसने शेयर स्ट्रेस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स में उसने जस्ट प्रेशर कंसिडर किया। तो इस फ्लॉ को रिमूव किया था कॉशीज़ ने, ठीक है, कॉशीज़ इक्वेशन। उसने जब सिग्मा F = ma अप्लाई किया तो उसने पूरी के पूरे स्ट्रेस कंपोनेंट लगाए, जिसमें उसने नॉर्मल स्ट्रेस प्लस शेयर स्ट्रेस दोनों कंसिडर किए, ठीक है। उसने कॉशीज़ ने जब सिग्मा F = ma अप्लाई किया तो उसने नॉर्मल शेयर दोनों कंसिडर किए, लेकिन वो इस चीज़ का आंसर नहीं कर पाया कि ये जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उस चीज़ को फाइनल हम कहते हैं, तीसरी जो फॉर्म थी वो थी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। इसने जब सिग्मा F = ma अप्लाई किया तो इसने हमें कॉशीज़ के फॉर्म को फर्दर कंटिन्यू किया। इसने हमें बताया कि हाउ टू सॉल्व स्ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसने ये मतलब जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज़ निकाल के दिखाई थी, तो हमें वो जो फाइनल फॉर्म बनी थी वो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन थी। तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फाइनल फॉर्म है जो हमने ड्राइव करनी है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइव करवाऊंगा आयलर इक्वेशन, देन हम आयलर से प्रेशर की बजाय जब पूरे का पूरा स्ट्रेस मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे सरफेस फोर्स के लिए, तो वो मेरे पास कॉशीज़ इक्वेशन बन जाएंगी, और जब उस स्ट्रेस मैट्रिक्स को मैं सॉल्व करूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर अब मैं क्या ड्राइव करवाने लगा हूँ, आयलर्स इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम लूँगा, इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया जी सिग्मा F = ma, तो m आ गया रो dv क्योंकि इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम है, और मैं कह देता हूँ कि दिस इज du/dt, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पहला मतलब तीनों डायमेंशन में लगाना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे सिग्मा F = max, सिग्मा Fy = may, सिग्मा Fz = maz, तीनों डायमेंशन में मुझे लगाना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन तीनों डायमेंशन में चेंज होगा, तो ये चीज़। अब व्हाट अबाउट F बॉडी प्लस F सरफेस, ठीक है। अब सबसे पहले F बॉडी किसके बराबर होगी, फर्ज करो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी, ठीक है। F बॉडी किसके बराबर है वो हमें पता है, किसके बराबर होती है, m F बॉडी। अब F बॉडी ग्रेविटी है तो mg के बराबर आ गई है, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास किसके बराबर, मास किसके बराबर आ गया, रो dx dy dz इंटू जी = F बॉडी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास dx आ गया, ठीक है, दिस इज dy एंड हाइट में ये वाला dz आ गया, ठीक हो गया। अब बॉडी फोर्स को मैं मज़ीद लिख लेता हूँ कि F बॉडी किसके बराबर आ गई, रो dv इंटू जी के। व्हाट अबाउट सरफेस फोर्स, व्हेन वी ड्राइव आयलर्स इक्वेशन, तो आयलर इक्वेशन ने क्या कहा था कि जस्ट जो सरफेस फोर्स है इसके ऊपर वो प्रेशर फोर्स थी, वो क्या थी, प्रेशर फोर्स थी। तो अब इसके ऊपर हमने प्रेशर निकालना, चूँकि हमें पता है कि प्रेशर हमेशा कंप्रेसिबल होता है, तो हर तरफ से जो प्रेशर है वो कंप्रेसिबल इसके ऊपर लग रहा है, ये इधर से, ये फ्रंटल से ऐसे और इधर पीछे से फ्रंटल ऐसे, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर इसको नाम दे लेता हूँ कि ये अगर मेरा px था तो ये मेरा px प्लस पार्शल बाई पार्शल x px इंटू डी एक्स था, और अगर ये मेरा py था
तो ये मेरा पी वाई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई पी वाई इंटू डी वाई था, ठीक है। कैसे, वो टेलर सीरीज़ में हमने पीछे कर लिया। और ये वाला अगर मेरा फ्रंट पे था और ये फ्रंट नीचे से, ये वाला अगर मेरा पी जी था तो ये वाला पी जी प्लस पी पार्शल ओवर पार्शल जी पी जी इंटू डी जी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अलोंग एक्स डायमेंशन में लगाता हूँ एफ सरफेस, एफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आई, एफ एक्स, ये एरो चूँकि पॉजिटिव डायमेंशन में तो मैं इसको लिखता हूँ पी एक्स, ये नेगेटिव डायमेंशन में है क्योंकि मेरा ऐसे है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ जी एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव डायमेंशन में लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ पी एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया प्रेशर, ये किसके बराबर आ गया, प्रेशर, दिस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया है, दिस इज़ फोर्स जो किस पे लग रही है, एरिया के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज प्रेशर, देखो ना इधर, ये हमारे पास होता है ना फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये जो फोर्स निकालने के लिए मुझे एरिया से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको एरिया से कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो एफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गई कि ये जो पी एक्स लग रहा है मेरे पास, ये किसके ऊपर लग रहा है, ये वाला जो था उसका, दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ डी जी, तो पी एक्स डी वाई डी जी माइनस पी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई डी जी से। अब ये क्या बन गई, अब ये फोर्स बन गई, ठीक है। इन दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई डी जी से, तो पी एक्स डी वाई डी जी माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पी एक्स डी एक्स डी वाई डी जी, राइट। अब एफ एक्स किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये इससे कट गया माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पी एक्स इंटू ये तीनों किसके बराबर आ गई, इंटू डी वी के बराबर आ गई, राइट। अब जब मैं इस चीज़ को अलोंग एक्स डायमेंशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, मैं इसको इधर ही पुट कर लेता हूँ, रो डी वी डी यू अलोंग एक्स डायरेक्शन है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया बराबर किसके आ गया, बॉडी फोर्स आ गया रो डी वी जी, ये तो कांस्टेंट है, प्लस सरफेस फोर्स किसके बराबर आ गई, सरफेस आ गई माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पी एक्स इंटू डी वी, राइट। तो दोनों साइड पे डी वी कॉमन ले लिया, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल पी एक्स ओवर पार्शल एक्स इंटू डी वी, राइट। डी वी से डी वी कट गया तो मेरे पास फाइनल फॉर्म क्या आ गई, रो डी यू बाई डी टी। अब डी का क्या मतलब है कि अंडरस्टूड है कि इसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों ही हैं, रो जी माइनस पार्शल पी एक्स ओवर पार्शल एक्स, दिस इज़ एक्स डायमेंशन में मेरी जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्म आ गई। दिस इज़ रो जी बॉडी फोर्स प्लस प्रेशर सरफेस फोर्स, दिस इज़ एम ए, दिस इज़ एम ए, दिस इज़ एम ए। अब यहाँ से इस कंट्रोल वॉल्यूम से ये प्रेशर मैंने एक्स डायमेंशन में लिया है, अब मैं जी डायमेंशन में लेता हूँ, अब मैं जी डायमेंशन में लेता हूँ, तो फिर हम वही काम करेंगे कि हम सरफेसेस अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये दो सरफेसेस थी हमारी, तो प्रेशर इधर से लग रहा था पी जी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था दैट इज़ डी वाई, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था दैट इज़ पी जी प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी, ठीक है। इनमें दैट इज़ डी वाई पार्शल, हाँ ये हम वेरिएशन एक्स में ले रहे हैं, पार्शल ओवर पार्शल जी इंटू पी जी इंटू डी वाई, ठीक है, इंटू डी
दिस इज़ नॉट डी वाई, दिस इज़ डी जी, क्योंकि हम जी डायमेंशन में ले रहे हैं। तो इसका आसान तरीका है कि आपने फिगर इधर वो 3 क्यूब वाली बना लेनी है, और उसमें अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ ना, देखें इधर, तो अब ये मैंने ये सरफेस अलहदा की है और इसको मैंने ये ड्रा किया है। इन दोनों के जो दरमियानी डिस्टेंस है दैट इज़ डी जी, और ये जो नीचे वाली सरफेस है इसको मैंने अलहदा किया है, इसके ऊपर पी जी ऐसे लग रहा था, ठीक है। ये ऊपर और नीचे वाली मैंने सरफेस अलहदा कर ली। ऊपर पी जी ये बन रहा था, टेलर सीरीज से मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया, और नीचे ये बन रहा था। तो मेरे पास अब एफ जी किसके बराबर आ गया, जो सरफेस फोर्स थी, पी जी माइनस पी जी प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी पी जी डी जी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये प्रेशर है, मुझे इसको एरिया मतलब फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस एरिया से। अब मैंने देखना है कि ये वाला एरिया ये वाला कौन सा था, दिस इज डी वाई, और ये वाला कौन सा था, डी एक्स, और हाइट में कौन सा था, डी जी, ठीक है। तो अब इसका परपेंडिकुलर एरिया क्या आएगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि अगर यहाँ पे डी जी लगा रहे हैं तो उसके साथ वो अपोजिट लगा देते हैं, लेकिन ये भी तरीका ठीक है लेकिन रट्टा लगाने के लिए। लेकिन आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स मैं क्यों ले रहा हूँ। तो एफ जी किसके बराबर आ गया, पी जी डी वाई डी एक्स माइनस पी जी डी वाई डी एक्स माइनस पार्शल और पार्शल जी पी जी डी एक्स डी वाई डी जी। तो एफ जी किसके बराबर आ गया, ये से कट गया, माइनस पार्शल और पार्शल जी पी जी और डी वी। तो अब ये मेरी वाई में आ गई, तो अगर जी में आ गई तो मैं इसको लिखूं रो डी वी डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू बॉडी फोर्स अब किसके बराबर आ गई, रो डी वी जी माइनस पार्शल और पार्शल जी पी जी इंटू डी वी। डी वी से डी वी कट गया, तो जी डायमेंशन में जो फाइनल फॉर्म है वो किसके बराबर आ गई, रो डी डब्ल्यू डी टी इज इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल पार्शल जी पी जी, ठीक है। ये हमारे पास है ये। और सिमिलरली जब मैं वाई में लूँगा तो ये आ जाएगी सिमिलरली इन वाई, तो डी वी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल पी वाई पार्शल वाई, ठीक है। तो हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या बनी, वो बनी रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स पी एक्स, ठीक है। और इन वाई डायमेंशन क्या बनी, रो डी वी बाई डी टी इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल पी वाई बाई पार्शल वाई। इन जी डायरेक्शन क्या बनी, रो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो जी माइनस पार्शल पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शल जी। एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, और एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन। अब अगर इसको मैं कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखूं जस्ट वन में, रो डी वी वेक्टर, अब v को जब मैं ओपन करूंगा तो इधर u v और w तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, डी टी इज इक्वल टू रो जी कॉन्स्टेंट है माइनस माइनस किसके बराबर आया, डेल डेल वेक्टर इंटू पी के, ठीक है। अब इसको मैं जब ओपन करूंगा फॉर x के लिए, तो डेल डेल मेरा किसके बराबर था, शायद आपको याद हो, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई
के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं डेल की जगह पे जस्ट जब मैंने x के लिए इसको ओपन करना है तो मैं यहाँ पे u पुट कर दूंगा और डेल में ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ x डायमेंशन आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि पी एक्स है, इसका आई यूनिट वेक्टर और इसका आई यूनिट वेक्टर कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल पार्शियल p बाई पार्शियल x रह जाएगा। समझ लगी? तो इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म ये आ गई। अब यहाँ पे दिस इज़ ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो कि दिस इज़ एम ए टर्म, दिस इज़ एफ, सम ऑफ एफ, दिस इज़ सरफेस फोर्स, दिस इज़ बॉडी फोर्स। और सरफेस फोर्स में सिर्फ क्या आ रहा है, इसमें प्रेशर आ रहा है। जो कॉशीज़ इक्वेशन है उसकी भी फाइनल फॉर्म ऐसे ही बनेगी, यहाँ तक वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे उसमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस आ जाएंगे। जब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में यहाँ तक सेम रहेगी और यहाँ तक उसमें नॉर्मल और शेयर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब फाइनल अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, रो। ठीक है, इसको डी यू बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पार्शियल रू बाई पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल जी इज़ इक्वल टू रो जी माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि डी यू बाई डी टी लिख लो या ये सारा लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की। तो इसके साथ ही हमारी ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑयलर्स इक्वेशन के साथ ये कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं आपको काशीज़ और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ड्राइव करवाऊंगा और उसके साथ हम एक टॉपिक है जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ रिलेटेड है एंड दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है एंड दैट इज़ स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन पढ़ने के बाद ही हमारा जो है 9th चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।